का बहुत इजाजत है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। पहला प्रश्न रीट 2018 का ये पेपर है जिसको आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जैसे कि रीट पोल पास आने वाला है इस वजह से। तो यहाँ पर होंगे सवाल रीट 2018 के और अपने आप को आप टेस्ट करेंगे किस लेवल पर आप हैं। वालेकुम अस्सलाम शफी। और चेक करेंगे अपने आप को कि आप किस लेवल पर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप इस पेपर को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। यस, तो चलो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलो। शुरुआत हो गई है। पहला सवाल आपके सामने है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि का प्रतिशत किसके बराबर है। यानी इफ द परचेज प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। पहला ऑप्शन 25% लाभ, दूसरा ऑप्शन 25% हानि, तीसरा ऑप्शन 40% लाभ या 40% हानि। ये आपको जवाब देना है और उम्मीद करता हूं जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा। सिंपल सवाल है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल को कैसे करें, तो ये तो सवाल मुश्किल हो जाएगा, कैसे करेंगे तो मैं इसको समझा देता हूँ। इन सवालों को करने के लिए बड़ी आसान ट्रिक है, समझिएगा। ये मत मानिएगा कि 12 पेन का मूल्य बराबर 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर 1 पेन का मूल्य बराबर क्या ना। सिंपल देखो, उसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन। तो मैंने एसपी को इधर भेज दिया, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू व्हाट, 12 को उधर भेज दिया, ये आ गया। अब आपने क्या काम किया, आपने कहा 4 से इसको काटो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी क्या बना, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 4/3। अब इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या हो रहा है। इसका मीनिंग, गुड आफ्टरनून आकांक्षा, मीनिंग क्या है कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है किसी वस्तु का और सेलिंग प्राइस 3 है, यानी कोई चीज आपने 4 रुपए में खरीदी और 3 में बेच दी। तो ये क्या हुआ, ये तो हानि हो गई ना भाई। आप 4 रुपए की चीज लेके आए और उसको आप 3 रुपए में बेच रहे हो, तो ये तो जबरदस्त हानि हो गई ना। तो इस हानि को कैसे मिटाया जाए, क्या किया जाए। तो आपको कितने रुपए की हानि हुई, 4 रुपए का कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए का सेलिंग प्राइस, 1 रुपए की हानि। अब हानि कितने पर हुई, 1 रुपए की हानि, कॉस्ट प्राइस कितना 4 पर हुई, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25% हानि इसका सही जवाब होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो हानि कितने की हुई, 25% हानि। तो ऐसे सवालों को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सवाल और देखते हैं वो कैसा पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में, ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, एक और खतरनाक सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया होगा। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% की सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। ये जो पहला वाला हिस्सा है वो दूसरी राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई राशि कितनी है। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए बहुत सारे तरीके आपने सीखे होंगे। मैं बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, जो बचपन से आप कहते हैं ना, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। तो हाँ, तो जैसा मेरा सवाल है वैसे उत्तर आना चाहिए। तो समझते हैं सवाल को। उसने बोला 10% सरल ब्याज की दर से, आप बस 2 दर थी, एक 10% की और एक 12% की। उसने कहा पहली राशि का चौथाई हिस्सा दूसरी राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक हिस्से को ए मानूं तो दूसरा वाला 5/4 ए हो जाएगा। भाई पहला वाला हिस्सा 4 इधर, 4 बराबर 5 ही हो गया ना, तो मैंने 4 को उधर भेज दिया। तो ए बराबर ही एक, अगर एक हिस्सा ए है तो दूसरा हिस्सा 5/4 है। तो कुल राशि कितनी हो गई, अगर मैं इनको जोड़ूं तो आपने कहा ए प्लस 5/4 ए, ये हो गई 9a/4। तो टोटल अमाउंट इतना था 9a/4 जो कुल राशि थी। अब क्या करें, उसने बोला इस राशि को ए राशि है 10% पर दिया गया, ये राशि 5/4 है, इसको 12% पर दिया गया। अगर मैं ब्याज की कैलकुलेशन करूं, 2 वर्ष का ब्याज है, तो अगर मैं इन दोनों के ब्याजों को ऐड कर दूं तो ये 2500 रुपए आना चाहिए। यही तो मतलब है। हो गया मेरा सवाल। तो मैंने क्या काम किया, इससे मैंने ब्याज निकाला, यहाँ देखते हैं। तो आपने कहा ओके, तो पहला ब्याज कितना था, ए रुपए पर 10% का ब्याज 2 साल की दर से बटा 100 प्लस 5/4 ए पर 12% का ब्याज 2 साल की दर से गुणा 100, कितना होना चाहिए, 2500 रुपए होना चाहिए। आपने कहा ओके, तो 4 तिया 12
5 दूनी 10, 250 और 20 पंजे 100। तो ये क्या हुआ, a/5 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 2500। अब इसको आगे करते हैं इधर, तो आपने कहा एलसीएम लिया इसका 10, तो क्या बना 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 2500 रुपये। या आप कह सकते हैं 5a इज इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाई 10 और a इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा बटा 5, 5 दूनी 10, 5000 रुपये। यानी जो a हिस्सा था, जो एक हिस्सा था वो कितना हुआ 5000। तो आपको निकालना कुल धन कितना था, तो टोटल धन तो 9/4 था, तो आपने कर दिया 9/4 इंटू 5000। अब इसको डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1250 यानी 11250 रुपये। आसान है, इजीली हैंडल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखो ये मैं सवाल अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, इस बात को मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से नहीं दिए हैं। दीज क्वेश्चंस ऑलरेडी was in the examination last time। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, पेपर में आए हुए सवाल है। अब अपने आपको मेजर करो कि किस तरह का लेवल आपको मिल रहा है, किस तरह के सवाल आपको करने हैं। एक और सवाल चलिए रहा, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। शर्करा में शुगर, एक मिश्रण है पानी का और शुगर का, उसमें 40% शुगर है, उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया उस मिक्सचर में, तो नए मिश्रण में शुगर का परसेंटेज कितना होगा। और आकांक्षा ने बहुत तेजी से, हाँ शफी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ, तो भाई लाइक वाइक भी करते रहना, लाइक करते चलना। ओके, तो सवाल देखते कितना आसान था ये। 3 लीटर का मिश्रण है, उसमें 40% क्या है, शुगर है। तो मैं 3 का अगर 40% निकालूं तो आपने कहा 120/100 यानी 1.2 लीटर, यही तो है। यानी 3 लीटर का अगर मैं 40% निकालता हूं तो 1.2 लीटर यहाँ पर आता है। तो 1.2 लीटर यहाँ पर आया। उसने कहा अब उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। भाई शर्करा तो नहीं मिलाया ना ही आपने इसमें कुछ शुगर मिलाया है, आपने उस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो मिश्रण हो गया 4 लीटर का, और शर्करा कितना था 1.2 लीटर। तो मल्टीप्लाई बाई 100% से कर दे तो 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, तो 30% शर्करा हो जाएगा। अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बात समझ में आ गई। तो आपने कैसे निकाला, भाई उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो पहले 3 लीटर में 1.2 लीटर था, अब 4 लीटर में 1.2 लीटर हो गया। तो 1.2 लीटर 4 लीटर का कितना परसेंट है, आपने आंसर निकाला 30%, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। बहुत बढ़िया। चलो, दिए गए समानांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर हैं, किसके बराबर हैं, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, आपको बताना x और y का मान, क्या वैल्यू है x और y की, ये आपको मुझे बतानी है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, क्या आप सवाल के जवाब को सही से बता पाएंगे। लेट्स सी, उम्मीद करता हूँ इस सवाल के जवाब को बहुत अच्छे से बता पाएंगे और तेजी से इसका उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे। ओके लेट्स सी, और यहाँ पर जवाब मिला है मुझे तेजी के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब अच्छा मुझे आएगा। ओके लेट्स सी बी। देखो समझो, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी ये वाला जो एंगल आपके सामने लिखा हुआ है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। मैं लिख दूं इसका मतलब 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 150 और 4x प्लस y इज इक्वल टू 75। मैंने क्या काम किया, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एलिमिनेशन करने के लिए। मैं x को एलिमिनेट करता हूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 300। नीचे क्या हुआ 4x प्लस y इज इक्वल टू 75। इनको घटा देते हैं, तो देखो ये कट गया, 10 में से 1 गया 9y इज इक्वल टू 300 में से 75 गया 225, तो y का वैल्यू कितना आया 225/9 दैट इज 25। तो y जो कौन होगा y का वैल्यू 25 है,
अब y का वैल्यू किस में 25 है, आपने कहा सर इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। गुड इवनिंग, कैसे हैं अजीत? और किसी में तो नहीं है ना, इसी में तो दिया है। अब y का वैल्यू पुट कर दो आप इस वाली इक्वेशन में, तो आपने क्या देखा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 था ना, तो 4x प्लस वाई का मतलब 25 डिग्री बराबर 75, तो 4x इज इक्वल टू 75 माइनस 25, x बराबर 50/4, दैट इज 12.5%, ये 12.5 डिग्री। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर नाउ? मौज कर दी, बहुत बढ़िया प्राची, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो आगे बढ़ी और एक और प्रश्न की तरफ आपका रुझान किया जाए। ओके, कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। कबीर 11 पेंसिल एट 12% और एट रेट ऑफ ₹10, यानी 10 पेंसिल 10 रुपये में, हाँ 11 की दर से, 11 रुपये नहीं है, ऐसे है। कबीर 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो बड़ा ही आसान सवाल है। हाँ पंकज, अभी रुक जाओ, उसकी बात पढ़ा रहे। पंकज आपकी बात क्यों नहीं मानी जाएगी, अभी आपको पैडागॉजी लेते, डोंट वरी, पहले सवाल इसको कर लें। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने कहा कोई आदमी 30 पेन 50 रुपए के लाया, उसने 30 पेन 55 रुपए के बेच दिए, उसको लाभ कितना हुआ? हाउ मच प्रॉफिट ही अर्न? एक आदमी 30 पेन 50 रुपए के खरीद के लाया और उसने वो 30 पेन 55 रुपए के बेच दिए, तो फायदा कितना मिला? आपने कहा 5 रुपए का। अब आपने ये इतनी आसानी से क्यों निकाल लिया 5 रुपए का प्रॉफिट? पता लग गया ना क्यों? क्योंकि क्वांटिटी यहाँ बराबर थी। क्वांटिटी अगर बराबर होती है तो हम सीधा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य नहीं, सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, हमें मिल जाता है। लेकिन इस सवाल में कुछ गड़बड़ है, इस सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं है, इस सवाल में तो कुछ अलग लिखा है ना, क्योंकि यहाँ तो उसने क्वांटिटी अलग है, रुपए अलग है, तो मैंने क्यों ना क्वांटिटी को बराबर करके देखूँ, मेरा काम बन जाएगा ना। तो मैंने एक तरफ रुपए और एक तरफ क्वांटिटी लिखे। रुपए कितने थे? 10, क्वांटिटी कितनी थी? 11। रुपए कितने थे? 11, क्वांटिटी कितनी थी? 10। ये उसका कॉस्ट प्राइस था, ये उसका सेलिंग प्राइस था। तो मैं इसको बराबर करने के लिए क्या करता हूँ, इस वाले में 10 की गुणा और इस वाले में 11 की गुणा कर दी। देखो 11 था 110, 11 था 110, बराबर क्वांटिटी हो गई। तो नए रुपए क्या बने? आपने कहा 10 में 10 की गुणा करें तो 100, क्वांटिटी क्या आई? 110। आपने कहा 11 में 11 की गुणा करेंगे तो 121, क्वांटिटी कितनी आई? 110। अब सवाल क्या बना कि वो 110 पेंसिल 100 रुपए की लाया और वो 110 पेंसिल उसने 121 रुपए की बेच दी, तो फायदा कितने का हुआ? आपने कहा 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपए का, और कितने पर? 100 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 21%। इज इट क्लियर? तो जब भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो क्या करना है, बस क्वांटिटी को इक्वल कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं आपके सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए वृत्त में थीटा का मान किसके बराबर है? यह एक वृत्त दिया गया है, इसमें थीटा का वैल्यू किसके बराबर बताएं, आप लोग बताएं किसके बराबर होगा। हाँ मतलब जो, हाँ ये ए बी सी, इस हाँ डी मतलब सी आंसर 21%, ये उल्टा होगी, इसको ABCD कर लो। चलिए, दिए गए वृत्त में थीटा का मान किसके बराबर है? ये जो थीटा लिखा है इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखता हूं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे अच्छा मिलेगा और अच्छे से आप देंगे जवाब, क्योंकि आपका जवाब बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना और अच्छा आना। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। तो देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या था, समझ लेते हैं आपको। दिए गए वृत्त में थीटा का मान किसके बराबर है, सवाल है ये। तो देखो, एक वृत्त के अंदर किसी भी वृत्तखंड में बने एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, यानी अगर ये वाला कोण कितने का है? 40 का है, तो ये भी 40 का ही हो जाएगा। अब आपका सवाल आसान हो गया, आपने क्या कहा? ओके। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को अलग से बना लेता हूँ, ऐसा वाला, ऐसे करके, यू सी ABC, तो ये तो आपको पता है 85 डिग्री का है, ये आपको पता है 40 डिग्री का है,
इस वाले को निकालने में शायद प्रॉब्लम ना हो, है ना। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। आपने कहा बिल्कुल होता है। अब 180 डिग्री यहाँ पर आपने रख दिया है, तो भाई आपके सामने दो कोण तो दिए हैं ना, कितना 125 तो दिया है ना, तो अगर 125 180 में से निकाला जाए तो इस कोण का माप पता लग जाएगा, दैट इज 755 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब, बहुत बढ़िया, तालियां आप लोगों के लिए, आपके जवाब के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। एक और सवाल, चलिए अब थोड़ा पैडागॉजी के कुछ इशू हो जाए, पैडागॉजिकल इशू भी कुछ ले लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की अपनी भाषा होती जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार हैं। Which of the following statement does not reflect the nature of mathematics? Mathematics has its own language through which formulas, suffix, theories are formulated. Interpretation of abstract suffix in mathematics. There is an opportunity area of generalization narrowed in the mathematics it happened. Or mathematics of number, places, measurements and is the basis of mathematics. तो यहाँ पर सब लोग सी जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। आकांक्षा रीट का पेपर चल रहा है। आकांक्षा ये ऑन डिमांड चल रहा है, मैं इसको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रीट का 26 तारीख को एग्जाम है, तो सारे बच्चे PYQ प्रीवियस कर रहे हैं और वो नंबर से चल रहे हैं, तो वो मैंने पहला करा दिया था, अब ये वाला करा रहा हूँ। तो ये रीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये दिस इज रीट प्रीवियस ईयर 2018। तो ये रीट का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराना होता है, इस वजह से। ओके, मैंने आपको पढ़ा दिया है, मुझे ये पता है। तो राइट ऑप्शन था कि गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता, वह व्यापक होता है, वह ब्रॉड होता है। ओके, विशाल विस्तारपूर्ण होता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब था। 26 तारीख, बस 26 तारीख को खत्म हो जाएगा ये। गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? हाँ प्राची, मैं वो करा रहा हूँ, डोंट वरी। आकांक्षा समझदार है, उन्हें पता नहीं था, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो खुद आंसर देंगे अच्छे से, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित यह कथन गणित के कौन से मूल्य को दर्शाता है? बिल्कुल सही जवाब है, यह गणित के सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। और ये परिभाषा जो है ना, गणित की उन्नति देश की वृद्धि और संपन्नता से संबंधित है, ये परिभाषा दी थी नेपोलियन ने। ये नेपोलियन की परिभाषा है। नेपोलियन की परिभाषा किस लिए दी? क्योंकि देश में लोग रहते हैं, समाज से देश बनता है, यानी लोग से बनती है समाज, समाज से बनता है देश। तो देश की उन्नति यानी समाज की उन्नति। तो राइट ऑप्शन था, उन्होंने सामाजिक मूल्यों को यहाँ पर दर्शाने का काम किया है। एक और, आयुष, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या परीक्षण? लेट्स सी। और राइट ऑप्शन आपका जवाब मिला है सी, ABCD। सभी लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए हैं। तो देखिए, सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके। देखो, निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो एक ऐसा आकलन है जिसमें बालक में होने वाली त्रुटि, समस्याएं, प्रॉब्लम, त्रुटियों का क्षेत्र, समस्याओं की प्रकृति, समस्याओं की डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर, इन सबको जानना होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ को जानते हो तो उसके बाद आप भविष्य का शिक्षण तैयार कर सकते हो आसानी के साथ। इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। एक और, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट? ए, बिल्कुल इसे फीडबैक दिया जाता है। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना,
विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक ग्रेड प्रदान करना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर देखिए आकलन दो तरह का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक को अंग्रेजी में फॉर्मल और अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहा जाता है। और इस औपचारिक का मतलब होता है क्लास बेस्ड एक्टिविटीज पर उसको इवेल्युएशन करना, यानी उसको अंक देना, ग्रेड देना, उपलब्धि प्रदान करना। जबकि अनौपचारिक जो मूल्यांकन है वहां पर सिर्फ एक चीज क्या याद रखना है आपको, ऑब्जर्वेशन। टीचर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करता है, उनको कोई अंक कोई ग्रेड कुछ नहीं देता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है उनको। सीटेट में भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक और ग्रेड प्रदान करना, यह सही नहीं है, ये औपचारिक आकलन है। जबकि बालक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में क्या कर रहे हैं उसको देखना, विद्यार्थी जब चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, अध्यापक ने दिए गए प्रश्नों को उत्तर को मॉनिटर करना, ये सब मॉनिटर ऑब्जर्वेशन सुनना, ये सब क्या है, ये सब अनौपचारिक निगमन के भाग हैं। ठीक है ना। कुछ नए प्रश्न कराओ जिसमें दिमाग लगे, सोचना पड़े। आयुष, एक्चुअली आयुष प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा, पीछे लिखा हुआ दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, जहां पर मुझे प्रीवियस ईयर ही कराने पड़ेंगे। और शायद आप देखते होंगे पीछे वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलते हैं जिनमें आप रोना आ जाता है ना। तो एक दो दिन तो हमें करना पड़ेगा ना, बाकी लोगों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थी के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है किस नाम से। अभी नए क्वेश्चन आ जाएंगे, डोंट वरी, अभी 10-12 के बाद नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो, वो नहीं पढ़े होंगे आपने। ओके, लेट्स सी क्या मिलता है जवाब जी। और आपका मिला है आंसर। हाँ अरोजी टाइम हो दिया, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं जवाब। तो ये होता है गणित की भाषा, यानी आप जब बच्चों को, अध्यापक को शुद्ध गणितीय शब्दों का यूज करना चाहिए और बच्चों को भी उन शब्दों को समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सब चीजें मिलजुल कर आ जाती है किसमें, जिसको बोलते हैं गणित की भाषा। अपना यूनिट नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज द राइट आंसर। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, नीचे दी गई कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। एक, हर रोज इस टाइम क्लास होती है काजल, गणित विचारों को तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित को संख्या एवं स्थानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखते हैं क्या मिलता है जवाब आपके सामने। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, या गणित की संख्या एवं स्थानों के विज्ञानों के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसका आंसर सबको डी नहीं होगा, क्योंकि गणित एक अमूर्त विषय है। गणित ऑलवेज बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपने देखा होगा मूर्त से अमूर्त की तरफ गणित चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी पहले बच्चों को आप मूर्त चीज दिखाते हैं, मूर्त चीजों से परिचित कराते हैं, उसके बाद मूर्त चीजों को परिचित कराने के बाद धीरे धीरे वो सभी मूर्त चीज हटा ली जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना बचपन में बच्चों की किताब में 1 बॉल, 2 पेन, 3 बकरी, 4 गधे, 5 बैट, इस तरह से सिखाते थे ना बच्चों को। तो वो मूर्त चीजें हैं, लेकिन अब तो आप नहीं सीखते ना, तो धीरे धीरे उन मूर्त चीजों को हटा लिया जाता है और अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जन्म होता है। तो गणित एक अमूर्त विषय के रूप में जाना जाता है, ये गलत बोल रहा है। एक और, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण,
गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, गणित में त्रुटि संश्लेषण, ये त्रुटि है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। और यहां पर मिला है गणित विषय में संश्लेषण, डी ऑप्शन, गणित विषय में त्रुटि संश्लेषण, और यहां पर जवाब मिलता जा रहा है ए बी सी और डी के आकार। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों का जवाब, अफसोस हम करेंगे, गलत जवाब है। ये आपका विकल्प गलत आपने चुनाव किया है। डी इज नॉट द राइट आंसर। आपने अपने यहाँ पर जब पेडागॉजी का सिलेबस देखेंगे तो चैप्टर नंबर 6 आपके सामने लिखा होगा गणित में त्रुटियों का विश्लेषण। नहीं, आप संश्लेषण बाद में करते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं। उसने बोला है जानने वाली प्रकृतियों को क्या, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप गलतियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे ने समस्या को कंट्रोल कौन कौन सी गलतियां की, तो वो एरर एनालिसिस में आती हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, और ये सिर्फ मुझे कुछ ही लोगों ने दिया है सही, बाकी लोगों का जवाब हो गया है गलत, पता नहीं कैसे। और ये लाइक वाइक भी इतनी कंजूसी क्यों हो रही है भाई, ये लाइक करने में कंजूसी क्यों हो रही है, ये लाइक कर दो भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। एक और सवाल, चलो ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ आगे बताता हूं। ओके चलो यहां पर आते हैं। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। थोड़ा सा आप आमने सवाल नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। चलो, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहा जाता है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श प्रश्न। To attract the attention of the students towards the new case, the circumstances presented by the teacher in the classroom are called previous knowledge, introduction, statement of purpose, model question। और यहाँ पर पूर्व ज्ञान बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हैं, और उद्देश्य कथन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने बात कही, लेकिन अफसोस के साथ मुझे फिर से कहना पड़ रहा है, आपका जवाब फिर से गलत है। सही जवाब नहीं है जो आपने दिया है, सिर्फ मुझे सही जवाब मिला है शफी की तरफ से, और शफी ने जवाब दिया, यहाँ पर बहुत बच्चों ने गलत दिया है आंसर। शफी की तरफ से जवाब है दैट इज प्रस्तावना, जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अगर मैं कोई चीज़ आपको पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ, क्या मैं पूर्व ज्ञान देता हूँ? नहीं। जब भी कोई नई संकल्पना मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये क्या है, क्यों है, कैसे कैसे काम करेगी, समझ रहे हैं। तो प्रस्तावना सबसे पहले दी जाती है, जब भी तो बच्चे आकर्षित होंगे। अगर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि भाई आज मैं रीट का 2018 का पेपर सॉल्व करूंगा, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट था वो रुके, जिनको नहीं था वो चले गए, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज प्रस्तावना। ऑलवेज वी रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अगर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने की आप बात करते तो आपको प्रस्तावना वर्ड यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं अभी ये सही समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल की बात करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता। एक, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है 16, उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ, बिना गड़बड़ किए, और जल्दी से आने चाहिए जवाब, एकदम रुकावट के बिना और तेजी के साथ जवाब। और यहाँ पर आप लोगों के जवाब मुझे आज मैं कोशिश करूंगा 30 के 30 क्वेश्चन करा दूं, ओके। तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ये पेपर जल्दी से आपका खत्म हो, फिर मैं कुछ नए क्वेश्चन लेकर आपको समझाऊं। डी को लॉक किया जाए, कंप्यूटर जी डी को लॉक कर दिया जाए, ओके। डी इज लॉक्ड, बहुत बढ़िया, डी को लॉक कर दिया गया है। आपका जवाब गणित का पाठ्यक्रम आधारित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, तो ये डी को हमने लॉक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह गलत है, डी ही इसमें गलत है, क्योंकि अगर आप किसी पाठ्यक्रम की बात करते हैं और उसमें आप गणित के अध्यापक की सहमति ना लें, जो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है उसकी सहमति के बिना पेपर बना दें, तो ये तो गलत है ना। चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए,
दैनिक जीवन की एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और वो पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सही बातें हैं, लेकिन चौथी बात गलत है। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की विधि नहीं है? कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न कराना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके। हाँ बिल्कुल, जैसे बोर्ड के अंदर सेलेक्ट। Which one of the following method is not a good method for students to know mathematics related weaknesses? A. Questioning inside and outside the classroom, verbal work, students answer sheet analysis by comparing between student. तो ये तो शायद सभी का सही हो जाएगा, शायद मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने कई बार ये दिखा होगा ना, कई बार ऐसा हुआ है ना आप लोगों के साथ कि आपके टिल्लू के पापा टिल्लू से बोलते हैं, अबे नालायक तो कुछ नहीं करता है, 24 घंटे घर में पड़ा रहता है, देख सामने वाले के लड़के को, देख सामने वाले लड़के बहुत काम करता है और तू निल्ला पड़ा रहता है यहाँ पर। 4 दिन हुए, फिर उसकी मम्मी भी कैसे गए, तो एक दिन टिल्लू ने गुस्से में क्या बोला, देखो ऐसा है पापा, मुझे किसी से कंपेयर मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आप मुझे किसी से कंपेयर करते हो। ऐसा हुआ होगा जरूर। तो जो कंपेयर करना है वो गलत है, कि अगर आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, क्योंकि हर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, हर एक बच्चे की सोच, हर बच्चे की में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, और ये व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वही हर बच्चे को अलग अलग करती हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों की तुलना नहीं करनी चाहिए। आप विधि अच्छी कक्षा के अंदर बाहर प्रश्न पूछ सकते हैं, आप बच्चे से ओरल वर्क करा सकते हैं, आप उनकी उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन आप विद्यार्थियों की तुलना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ वेस्ट बिल्कुल। वैसे नल्ला जो है ना, नल्ला, हाँ प्राची, जो नल्ला वर्ड है ना वो हमारी तरफ बोलते बिना काम का, लेकिन नल्ला वर्ड अगर मैं कन्नड़ की बात करूँ, चलिए मैं यहाँ रहता हूँ बेंगलोर में, तो कन्नड़ की बात करें तो नल्ला मतलब आप, लड़का, यानी किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए नल्ला यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर नल्ला का मीनिंग दूसरा है। चलो एक और सवाल, 2 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुन को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेष 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या किसके बराबर है? देखते हैं जवाब। आयुष, आकांक्षा, जल्दी से करिएगा आप सवाल को, थोड़ा सा लेवल आपने कहा था बढ़ा दें। अंधेरे में तो पानी का नल्ला नहीं, बेसिकली हाँ, यहाँ पर मतलब अगर हम पूछते हैं ना आप कैसे हैं, तो कन्नड़ में बोलेंगे नल्ला इरी किंगला, तो मतलब कन्नड़ में बोलते हैं नल्ला इरी किंगला, यानी आप कैसे हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर वर्ड्स में बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं। चलो देखते हैं, सवाल को समझते हैं। 2 पूर्ण संख्याएं हैं, 2 संख्याएं पूर्ण दी गई हैं, यानी 2 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। यदि बड़ी संख्या के 7 गुना, तो एक बड़ी और एक छोटी है। तो मैंने कहा सपोज एक संख्या a है और एक b है, मैंने माना a b से बड़ी है, ठीक है, a बड़ा है b छोटा है। उसने बोला यदि बड़ी संख्या के 7 गुने, तो बड़ी संख्या तो a है, उसका 7 गुना 7 हो गया ना, को छोटी संख्या से विभाजित कर दो, छोटी संख्या क्या है b, तो भागफल 4 और शेष 3 आता है। और आप तो सब जानते हैं। ओके, क्या करें अब, क्या करें, मोटी सी बात देखो, यानी इसकी गुणा इसमें प्लस यही, तो इसका वैल्यू क्या है, इसकी गुणा इसमें प्लस शेष, ये तो करते हो। तो मैं कर दूं, इसको लिख दूं 4b + 3 = 7a, या आप कह सकते हैं 4b - 7a = 3, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जब भाई इसकी गुणा इसमें तो करते हो प्लस ये, जब भी तो बीच वाली संख्या आती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ABCD कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ABCD कर दो। ओके, अब दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि छोटी संख्या का 7 गुना, अब छोटी संख्या का 7 गुना लेते हैं, ओ माफ करना, ये 3 गुना है भाई, इसको 3 करिएगा। यदि बड़ी संख्या के 7 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, सही तो था, मैंने क्या कर दिया, 1 मिनट रुकना।
क्या पढ़ लिया, हाँ 3 था ना, ओके 3 रहने देते हैं, 7। ओके आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्या के 7 गुने को ओके क्लियर है। तो ये था कितना, 3 गुना लिखा ना। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो उसको 3 गुना कर दिया मैं 3 है, जिससे कि हाँ वो साफ नहीं लिखा था, अब ठीक है। ओके तो उसने बोला छोटी संख्या के 7 गुने को, तो छोटी संख्या का 7 गुना की बात कर दो तो क्या है, यानी 7 भी उसको बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो आपको भागफल 5 और शेष 1 प्राप्त होता है। अब इसका क्या हुआ, इन दोनों की गुणा कर दें, तो आपने क्या कहा, ओके 5a + 1 = 7b, या आप ये भी कह सकते हैं क्या कि माइनस का 7b प्लस का 5a = -1, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7b - का 5a = 1, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है। अब 2 इक्वेशन आपके पास आ गई, कौन कौन सी, एक तो ये आ गई, यहां करता हूं इसको, एक इक्वेशन तो ये रही ना 7b - का 5a = 1, और एक इक्वेशन ये रही 4b - का 3a = 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, ए बी का आपको आराम से मान प्राप्त हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। इस वाले में मैं करता हूं 3 की गुणा, इस वाले में करता हूं 5 की गुणा, तो इक्वेशंस क्या आई, इधर दिखा देता हूं इक्वेशन क्या आई यहाँ पर, और थोड़ा कलर चेंज कर देते जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, दिख जाए। तो ये क्या हुआ, 7 × 21b - का 15a = 3, ये क्या हुआ, 5 × 20b - 5 × 15a = 5 × 15। क्लियर है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों को मैंने घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हुआ, आपने कहा ओके ये हो गया इतना, ये माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 था। ओके बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ 12, यानी अगर आप b का वैल्यू निकालते हैं, इट विल गिव यू 12। कर लेंगे आगे, हाँ तो यहां पर उसने बोला है तो छोटी संख्या किसके बराबर है, तो 2 ऑप्शंस यहां पर दिए हैं और आपको निकालना है सवाल का, 15 और 3 18, तो सवाल कितना हुआ, दैट इज 18, तो b का वैल्यू 18 है। अब छोटी संख्या 18 है, इसमें पुट कर दो, बड़ी संख्या कुछ और आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आपके करने से नहीं होगा ना, और भी तो बच्चे हैं ना, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18। चलो एक और संख्या आपके सामने लिखी है, में 7, 6, 9 के स्थानीय मानों का योग किसके बराबर है। बहुत ही जल्दी से आंसर कौन देगा, फास्टली आंसर मुझे चाहिए, आई नीड ए फास्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, तेजी से दीजिएगा जवाब, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ भाई आपके जवाब बहुत बढ़िया आ रहे हैं। संख्या आपके सामने है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ूंगा तो आप आंसर बहुत आसानी से देंगे। 19वां सवाल है, संख्या आपके सामने लिखी हुई है, उत्तर आपको देना है। मैं संख्या लिख देता हूं ऐसे, ओके। तो ऐसे सवालों करते समय क्या करते हैं, अब आपको याद आना चाहिए, इकाई में 10 की गुणा, 0 की गुणा करते हैं, 1 की गुणा करते हैं, दहाई में 10 की गुणा करते हैं, सैकड़े में 100 की करते हैं। तो अगर आपको योग पूछ लिया जाए तो अब ज़्यादा मत घबराइए, क्या करना है, जिन जिन संख्याओं को पूछा उनको रोको, बाकी सबको 0 कर दो। बस देखो 7 पूछा, 6 पूछा, 9 पूछा, तो इनकी जगह बस सेम नंबर, बाकी सब 0। आंसर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट ऑप्शन सी, आसान था। गुड इवनिंग पूजा, आसान था कि नहीं। तो आप ना ही तो ये करेंगे कि इसमें इसको निकालो उसको जोड़ो, कुछ नहीं। अगर आपसे योग पूछा है तो जितने भी नंबर का पूछा बस उस नंबर को रोक लो और बाकी सबको 0 कर दो, ये आपके सामने योग आ गया। कर सकते हैं, इजी है, हाँ जी इजी है कि नहीं, आसान है, इजी हैंडल हो गया आपका सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, वेरी गुड। आगे बढ़े, तो सी इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन गाइस, बताइए निम्न में से छोटी भिन्न की और व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। आई एम नॉट सीइंग हियर आकांक्षा एंड आयुष, ओके देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 20 वाला सवाल क्या है,
यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मिड में आएगी, ये आपको बताना है। यस, जल्दी से दीजिएगा आंसर भैया। लाइक वाइक बढ़ाते रहो, लाइक वाइक बढ़ाते रहो, लाइक मिलते रहने चाहिए लगातार, जिससे हौसला अफजाई होती रहे। देखो समझ लेना ये क्वेश्चन कैसा है, इसको मैं यहाँ बताता हूँ। इसको डिवीजन मेथड से करना चाहिए आपको। देखो 1/3 था, आपने देखा इसका आंसर क्या आया 0.3333। ओके, अब आपने 31% की बात की तो 31% का मतलब कितना होता है 31/100। ये क्या हो गया 0.31। आपसे बोला गया 3/10, तो 3/10 क्या होता है 0.30। ये तो होता है, ऐसे तो करोगे। आपसे पूछा गया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था कितना 0.313, और ये क्या लिखा था 5 था। अगर मैं 3 का डिवाइड करूँ मैं 0.909, तो इट विल बी 3 0 3 303, तो 0.303। अब आप देखो, सबसे आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, अरेंज करके मिड में संख्या कौन सी आएगी। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपने कहा ये वाली पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी ये वाली, तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी ये वाली, चौथे नंबर पर कौन सी आएगी ये वाली, और 5वें नंबर पर ये आएगी। तो तीसरे नंबर पर कौन सी है, आपने कहा ऑप्शन नंबर दिस वन, दैट इज 0.31। राइट ऑप्शन था 31%, दूसरी वाली वैल्यू जो थी 31%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी, किसी को हो तो मुझे बता दो। इज इट क्लियर ना, बढ़िया समझ में आ रहा है आपको। एक और सवाल की बात करते हैं, जल्दी से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब ये रहा 9x76। ये रीट 2018 का पेपर है, देख लो लेवल क्या है, आप खुद देख लेना 2018 का पेपर का लेवल क्या है, ये खुद आप आइडेंटिफाई करिएगा और जानिएगा कि किस तरह से आपको सामने मिल रहा है। 9x76 x6y9 में से घटाया जाए तो 3y7 आए, तो ये x और y के मान किसके बराबर हैं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उम्मीद करता हूं जवाब अच्छा मिलेगा, आप गलती नहीं करेंगे। ओके, देखो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है, इस सवाल को समझना है, ऐसे सवाल रीड में आते हैं। क्या करना है, इसमें आपको ये समझना है कि अगर x की कोई वैल्यू पुट करोगे तो हर जगह वो समान रहेगी, y की कोई वैल्यू पुट करोगे तो हर जगह वो बराबर रहेगी। वो बीच में हो सकता हो गया हो, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब यानी आपको इसमें से घटाना है, सिंपल सी थ्योरी आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से घटा देंगे। इसको यहाँ लिख लेते हैं, इट्स 9-76-6-9। आंसर क्या आना चाहिए 3-7। अब ये y के वैल्यू याद रखना, मैं आपको बता दूं, इसमें जो x के वैल्यू मैं बता देता हूं कौन कौन से, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो सवाल को करने में। ओके, ये वैल्यू x का है ब्लू कलर में, ये वैल्यू x का है ब्लू कलर में, और ये वैल्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर में या जो भी ग्रीन कलर, ये y का है। इनमें क्या आएगा ये क्वेश्चन है, और सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सवाल ये इस तरह का है, यानी x का वैल्यू यहाँ बनना। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू आप 9 रखते हो तो y का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। सिंपल देखो, अगर मैं x का वैल्यू में रख के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको सवाल समझ में आ जाए। तो अगर मैं इसमें x का वैल्यू कितना रखता हूँ 9, x का वैल्यू मैंने ऑप्शन ए लिया जहाँ पर x बराबर 9 y बराबर 3 है, तो 9 9 7 6। और अगर हम बात करते हैं x की, तो x का वैल्यू तो 9 है, 6, y का वैल्यू कितना हुआ, दैट इज y का वैल्यू कितना हुआ 3 और 9। अब इसको घटाओ, देखो 16 में से 9 गए 7, 6 में से 3 गए 3, लेकिन y का वैल्यू 3 था, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो 9 में से 6 गए 3, लेकिन जब 9 में से 9 गया 0, तो ये तो 3 आना चाहिए था, तो गलत हो गया ना। तो आपको यू हैव टू चेक इन दिस फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट में चेक करेंगे देन यू विल गेट द आंसर, अदरवाइज इफ यू आर नॉट डूइंग द सेम you will not get your answer. So this is the things that you have to do. Clear? Done? Anything else? Any issue?
इफ़ यू हैव यू कैन आस्क। ओके, तो भाई आज का सेशन हम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और गुनगुनाते रहिए।